जय हिंद राष्ट्र। एक मूल प्रश्न है और इसकी बात यह कि ये कल एक बैठक थी हमारी, उसमें उभर कर आया, राजनीति किस लिए की जाती है। हम लोग जिस चिंतन प्रणाली के, जिस चिंतन धारा के हिस्से हैं, उसमें राजनीति राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रोत्थान के लिए एक उपकरण है, उसका यूज़ है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि राजनीति केवल राजनीति के लिए है। दोनों वर्गों में एक अंतर यह है कि पहले वाला वर्ग जो ये मानता है कि राजनीति हमारे लिए साधन है, साध्य राष्ट्र का हित है, देश का हित है, धर्म है, उस मानसिकता के लोगों के लिए व्यक्तिगत हित अहित, मान अपमान, पराजय, जय विजय, इसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं रहता, क्योंकि इसके माध्यम से कार्य करना है। दूसरा वर्ग वो है जिसका 24 घंटे यही काम है, उसकी हर बात के पीछे, हर मूव के पीछे, हर वो 2 कदम भी चलेगा तो इस हिसाब से चलेगा कि इससे उपलब्धि क्या होगी। इस मानसिकता के साथ काम करते हैं। मेरे एक मित्र हैं लखनऊ के, आर्य समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विद्वान हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में हैं। उन्होंने कुछ मुझे टिप्स दी, वो टिप्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में भी हैं, मगर चूंकि उन्होंने भेजी है इसलिए उनका श्रेय उनको मिलना चाहिए। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि नाम लूँगा तो शायद वो भी इसके विरोध में आए। 1977 में जनता पार्टी बनी। हम लोग यानी दीपक वाले जनसंघ के लोग, उन्होंने अपने आप को समाहित कर दिया। वहाँ एक उपद्रव रहा। चरण सिंह, राजनारायण और इस किस्म के कई सारे, जो और फर्नांडिस भी उसमें थे, उन सारे लोगों ने उपद्रव किया कि आप जनसंघ से आए लोगों के लिए, सबसे बड़ा ग्रुप यही था जनसंघ से आया हुआ। जनसंघ यानी हिंदूवादी चिंतन के लोग, ऐसी मान्यता सबकी थी। सत्य इसमें कितना है ये भी सामने आ जाता है। उन सब से कहा कि आप संघ से अपना संबंध तोड़ दें। इस पर आडवाणी जी इत्यादि ने विरोध किया और फिर पार्टी से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी बनी। ये समय सिंहावलोकन का तो नहीं है, चूंकि सिंह जैसी स्थिति नहीं है, मगर पलट के देखने का ज़रूर है कि 77 में जब हमारी सरकार बनी तो हमारे पास कुछ मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय था, अटल जी विदेश मंत्रालय संभालते थे, प्रसारण मंत्रालय आडवाणी जी संभालते थे। यहाँ एक प्रश्न पूछने का है कि इस्लामी राजनीति, वैसे तो इस्लाम अपने पहले दिन के भारत में पदार्पण से ही राजनीति फैलाता है, मगर उस समय इस्लामी राजनीति को बड़ी प्रमुखता से जिस व्यक्ति ने दिया, समाज के सामने रखा, जिसने उपद्रव मचाए, शहाबुद्दीन, इसको राजनीति में लाने वाला कौन था? शहाबुद्दीन आईएफएस था, ज़हीन आदमी था, आईएफएस सामान्य व्यक्ति नहीं बनता, मगर उसको राजनीति में, यानी एक मुलाजिम से, एक कर्मचारी से, एक सरकारी नौकर से मालिकों की श्रेणी में बैठाने वाले कौन लोग थे? किस व्यक्ति ने ये सब काम किया? किस व्यक्ति के काल में इस्लामी देशों से मुसलमानों के आने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट बनवाना, लेना, पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा लेना आसान किया गया? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई किसके काल में बहुत प्रभावी बनी? पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद क्या इस्लामी देशों में आने जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट सरलीकृत करने के बाद फैला? ये प्रश्न पूछना चाहिए। हमारा सदैव से भगवत ध्वज, हमारा राजनीतिक क्षेत्र में भी ध्वज था, उसमें हरी पट्टी किसने घुसेड़ी?
हम जैसे भी थे, मगर गांधीवादी समाजवाद हमारे गले से नीचे उतारने का काम किसने किया? ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति को 1967 तक सांप्रदायिक कहा जाता था। उसके बाद गलत पार्टी में सही आदमी जैसे जुमले, ऐसे वाक्य जब इसके लिए कहे गए तो उसने कभी खंडन नहीं किया कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी नहीं हूं, मैं सही पार्टी में सही व्यक्ति हूं। कभी नहीं किया। क्यों? और एक बड़ा पाप इसलिए कि जो राष्ट्र के नैरेटिव तय करते हैं, जो विषय तय करते हैं, विचार तय करते हैं, वो बौद्धिक लोग होते हैं। वो ये चाबियां नहीं घुमाते। ऐसे लोगों में अग्रणी पूज्य सीताराम गोयल, संघ के मुखपत्र 5-6 जन में लगातार आर्टिकल लिख रहे थे। उनके लेख बंद कराने का, उनको ऑर्गेनाइजर से हटाने का, 5 जन से हटवाने का कार्य किसने किया? निक्सन के समय में अमेरिका में ये व्यवस्था आई। वहाँ $1000 के भी नोट थे, $10,000 के भी नोट थे। डीमोनेटाइजेशन निक्सन ने किया। अमेरिका में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, एकदम से उसने झटके से रोक दिया और $100 से ऊपर का कोई भी नोट चलन में नहीं रहेगा, बंद कर दिया। माफिया, ड्रग माफिया, ये सबका बाजा बच गया। क्योंकि ऐसा करने के बाद ये सहज है, अगर कोई $50 लाख की रिश्वत किसी से लेनी हो तो एक ट्रक में नोट इकट्ठे हों। $100 से बड़ा नोट नहीं है। इतने सारे नोट न जा सकें, इसके लिए भी नियम बना कि 20,000 या $20,000 से अधिक जिस व्यक्ति के पास मिलेंगे उसको ड्रग मनी मानकर, वो बैंक से निकला इससे कोई मतलब नहीं, वो ड्रग मनी ही माना जाएगा और उसको तुरंत चेक कर दिया जाएगा। बोस्टन में राहुल की चर्चा में है, चूंकि इसका प्रमाण अब नहीं मिलेगा, $60 लाख के साथ पकड़े गए। स्विट्जरलैंड से वहां पहुंचे थे। उनको छुड़वाने का कार्य अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करके कि इससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे, इसको छोड़िए। यह समय बिल्कुल थूथनी रगड़ देने का था। एक बार $60 लाख में पकड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने थाम लिया था, हमेशा के लिए राजनीति में ध्वस्त हो जाते परिवार। इसको सपोर्ट किसने की? विचार कीजिए। ये गंभीर विषय है, क्योंकि ये धारा रुकी नहीं है, ये करना बंद नहीं हुआ है। भारत का जो संपूर्ण बजट है उसका 9% से अधिक कश्मीर को दिया जा रहा है। वो कौन व्यक्ति है, या वो कौन चिंतक है, या वो कौन लोग हैं जो भारत टैक्स हम सब देते हैं, कश्मीर से तो टैक्स आता ही नहीं। इस सारे पैसे का, इस सारे टैक्स का जो पेट्रोलियम पर लगता है कर, जो रोड्स में कर लगता है, इनकम टैक्स से आता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जहाँ से, उन सब का 9% से अधिक कश्मीर में कौन दे रहा है? कश्मीर की समस्या किसकी दृष्टि में विकास की न होने के कारण है? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा है उनका। उन लोगों के मुंह में सोने के निवाले चांदी की चम्मच से कौन डाल रहा है? 9% संपूर्ण भारत से कलेक्ट हुए बजट का। फैक्ट्रियां हम लगाते हैं, बिजनेस हम खड़े करते हैं, टैक्स हम देते हैं, और ये बिल्कुल शुद्ध गटर में कौन डाल रहा है? और आय किस आधार पर थे हम? पिछले चुनाव में जब हमारी सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह की सरकार को ध्वस्त करके
सोनिया गांधी की परोक्ष सत्ता को ध्वस्त करके किस आधार पर आए थे हम? राष्ट्रवाद का नारा था। मैं सम्मान सबका करता हूं मगर परंपरा का अपनी पालन करता हूं कहकर इस्लामी टोपी पहनने से किसने इनकार किया था? आजकल के कर्तव्यों को देखकर तो यह लगता है कि वो बिल्कुल प्लान्ड काम था, तय करा के कहीं से वो टोपी पहनाएगा और ये हरकत होगी और इसको ऐसा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसकी सारी पहले से व्यवस्था की गई थी शायद, क्योंकि अब राष्ट्रवाद कहीं नहीं दिखाई देता, अब धर्म का हित कहीं नहीं दिखाई देता, अब देश के हित की कोई योजना नहीं चल रही। हर चीज के पीछे ये समझ में आता है कि राजनीतिक दांवपेच है। राजनीतिक दांवपेच, राजनीति का जो मूल मंत्र है, एक पुरानी कहावत है ना, संस्कृत का सुभाषित है, नृप नीति वारांगना राजनीति वेश्या है। तो उसका मूल सिद्धांत है, रह गया है एक तू और एक मैं, रह गया है एक तू और एक मैं, और तू भी क्या, मैं ही मैं हूं। इस मानसिकता के साथ राजनीति कौन कर रहा है? कौन अपने बराबर के किसी भी व्यक्ति को, अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता, ध्वस्त कर देता है, दूर कर देता है। क्यों? इतनी अहमन्यता, ऐसी उद्धतता। कौन है वो जो बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुर्गत पर चू नहीं बोलता? बंगाल की कार्य में तो चलिए मान लिया कि वहां सरकार हमारी नहीं, दिल्ली का घमासान किसी को याद है? 2 थानों की पुलिस जिस शाहीन बाग को ठीक कर सकती है, वो महीनों 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 सारी दिल्ली पिस गई, कराती रही, ट्रैफिक की ऐसी तैसी हो गई। कौन था जिसने कुछ नहीं एक्शन होने दिया, और क्यों नहीं होने दिया? कौन, किसका कद बढ़ रहा था जो दूसरे, जो डाउन करने के लिए उसने ये कार्य किया? अब ये बातें उठ रही हैं, जमकर उठ रही हैं। हरियाणा के बॉर्डर पर, सिंह बॉर्डर जिसे कहते हैं, वहाँ ढेरों लोग उपद्रवी आकर बैठ गए। ढेरों का मतलब कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं थे, कुछ 100 लोग, 1000 2000 लोग, और कुछ समय के बाद तो वहाँ सैकड़े लोग भी नहीं थे, 100 लोग भी नहीं थे। टेंटों में 1 आदमी 2 आदमी था। किसने सारी व्यवस्थाएं की कि वो लगातार बैठे रहें? ये मानसिकता किसकी है? ये गंभीर विषय हैं। दिल्ली में पराजय यूं ही नहीं हुई है, ये बहुत सीरियस गंभीर मामला है। कांग्रेस अपनी ज़मीन छोड़ रही है। कांग्रेस या कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं से 100% वोट दूसरे को नहीं डलवा सकती, कोई नहीं करा सकता। कांग्रेस का वोट बैंक आपकी तरफ ढुलक गया। आपकी तरफ क्यों ढुलका? किसको तृप्तिकरण सूझ रहा है? ये गंभीर प्रश्न है, विचार करना चाहिए। राजनीति में हम जो सक्षम लोग हैं, उनके पक्ष में, उनके साथ, उनकी मदद क्यों नहीं करते? हिमाचल में जो निर्दलीय जीते हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया। ये बिना केंद्र की स्वीकृति के हुआ है क्या? नड्डा जी ने ऐसा गड्ढा खोदा कि पार्टी उसमें गिर गई। तो नड्डा जी किसके साथ, किसके संकेत पर चलते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। राजनीतिक दिशा, राजनीतिक नेता दिशाहीन हो जाए तो राष्ट्र की दुर्गति हो जाती है। ये लगातार चल रहा है। मैं चिंतित हूं इस बात को लेकर कि आज जो स्थिति है, यही दिशा बढ़ती रही, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे अपने आखिरी काल में सोनिया गांधी एंड पार्टी को समझ में आ गया था कि हम सरकार में लौटने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने बिल्कुल खजाना खाली कर दिया।
खैरात इतनी बांटी, इतना पैसा दूसरे विषयों में डालकर, दूसरे कार्यों में डालकर निकाल लिया कि आने वाली सरकार बिल्कुल दुर्गत हो जाए उसकी। पेट्रोलियम के बॉन्ड, ये वो सब दुनिया भर के कर्जे भारत सरकार पर छोड़ दिए। कहीं वैसी स्थिति में कि अब मेरा आखिरी टर्म है, इसके बाद जो आए उसके लिए कांटे बो दो। पार्टी से जब नेता बड़ा हो जाता है तो यही होता है। उस काल में भी शहाबुद्दीन को लाने वाला व्यक्ति वो भी ऐसा ही था। ये राजनीतिक हलकों में सामान्य बात है, मैं कई लोगों से सुनी है, इसलिए पुष्ट बात है। रॉ के लोगों ने इन्फॉर्म किया प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ने बुलाकर डांट लगाई। पता ये लगा कि विदेश मंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ संदिग्ध किस्म की औरतें उनके आसपास रहती हैं। राजनीति में ये हनी ट्रैप बहुत सामान्य बात है, राजनेताओं को बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनको डांट लगानी पड़ी कि तुम कर क्या रहे हो। यानी देश का हित, राष्ट्र का हित उसकी बलि चढ़ाने पर आमादा, उसके लिए तत्पर, क्योंकि राष्ट्र के हित के लिए कोई ब्लूप्रिंट उनकी दृष्टि में नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर उठे, राजनीतिक भाषण करते थे, 2 और 2 4 और 2 और 2 5 ये सारे काम करते थे, और 2 2 3 भी करते थे, इस तरह के कामों। मगर एक राष्ट्र का उत्थान का जो ब्लूप्रिंट है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे राष्ट्र के हित करेंगे। सुबह ही बैठ जाना लेकर सदैव से, और पता नहीं ऐसी कमजोरी कैसे है कि इस्लामी जो भी लोग थे उनके लिए एक विशेष लगाव, उसका परिणाम कारगिल में भारत के कितने लोग मरवा दिए, हमारे कितने सैनिक मारे गए। इस पर अड़े हुए हैं कि हम जो कश्मीर में सीमा रेखा नहीं, पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाई कर रखा है, तो बीच में एक जो नियंत्रण रेखा है उसे पार नहीं करेंगे। वो ऊंचाई पर बैठे हैं, हम इसे पार नहीं करेंगे तो हमारे सैकड़ों हजारों बच्चे बलिदान हो गए इस पख की वजह से, इस बेवकूफ़ी की वजह से। सेना का कार्य युद्ध करना है, प्राण देना, प्राण लेना है, मगर अंधे झोंक दिए गए लोग। ये बहुत खराब बात है। दिल्ली की हार भयानक हार है, चिंता का विषय है। ऐसा क्यों कर हो गया? क्यों समाज, वो राष्ट्र जिसने बिल्कुल जगमगाती जीत दी, वो राष्ट्र साथ नहीं खड़ा, वो राष्ट्र थक गया है। आशा भरी नज़रों से देखते देखते अब उसकी आंखें मूंद रही हैं, पलकें बंद हो रही हैं। क्यों? राष्ट्र की आंखों से सपने छीनने का काम किया है आपने, ये बहुत अनुचित है। सबसे खराब चीज़ है कि उत्थान के एक जो आशा है कि अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया सब कुछ होगा, राष्ट्र उन्नत होगा, इस चक्कर में कि आप 9% भारत का बजट दे दें, बारामूला, सोपोर, अनंतनाग, जहाँ से भयानक आतंकवाद आया है, उन इलाकों में खूब पैसे दिए जाएं, इसके लिए आपको नहीं लाया गया। राष्ट्र का पौरुष आपके पक्ष में गया था, आपसे अपेक्षा थी, अब अपेक्षा समाप्त हो रही है। ये बहुत खराब स्थिति है। कृपया राष्ट्र की कसौटी पर, राष्ट्र की आशाओं की कसौटी पर खरे उतरिए। ये वो लोग हैं जो आपकी पालकी को कंधों पर उठाकर चलें, आपने नहीं कहा उठाइए। लोगों ने इस पार्टी को, मातृ संगठन को बाध्य कर दिया कि ये व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये सम्मान सबका करता है किंतु परंपरा का अपनी पालन करता है। ये कहने वाले व्यक्ति ने प्रधानमंत्री निवास में 200-200 बार मुल्ला पार्टी से दस्ताने पहनी हैं, 10-20 वीडियोज़ हैं।
सूफियों का सम्मेलन कराया और उसमें ऐसे व्यक्ति को, लाल टोपी को, जो ग़ज़वा हिंद की बेहुदा तकरीरों के लिए प्रसिद्ध है, उसको पाकिस्तान से बिल्कुल पलकों पर बिठा के बुलाया। इस काम के लिए आपको नहीं लाया गया। हिमाचल की दुर्गत, दिल्ली की दुर्गत, सावधानी से चेतावनी है। बहुत बहुत दुख के साथ आपसे कह रहा हूँ, बहुत कष्ट के साथ आपसे कह रहा हूँ, सावधान हो जाइए, क्योंकि आप स्वयं नहीं डूबेंगे, आप संगठन को ले डूबेंगे, चूँकि आपका कद संगठन से बड़ा हो गया है। ये पूरे को ले बैठेंगे। कृपया कुछ राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में कुछ योजना बनाइए। और उसकी योजना केवल इतनी है, हमारे आचार्यों ने पहले से तय किया ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म को दुलराने से काम नहीं बनने वाला। 50,000 करोड़ दे दें, 70,000 करोड़ दे दें, 1 लाख करोड़ दे दें, ये कहने से नहीं होने वाला है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए जो सेकंड स्टेप है, अधर्म का नाश हो, ये अनिवार्य है। हम इस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखते, कारण हम निहत्थे हैं। राष्ट्र आपकी ओर निहार रहा है और दुखी है, क्लांत है, खिन्न है। कृपया इसका ध्यान कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।